यह समय न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम एक मुलाकात में आज हमारी जो मुलाकात हो रही है वो आई है अमेरिका से। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट में ये इंटरप्रेटर हैं। बराक ओबामा जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं उनके लिए ये इंटरप्रिटेशन का काम करती हैं। वो जहां भी जाते हैं, खास तौर से जब वो साउथ एशिया की विजिट पे होते हैं, हिंदुस्तान की विजिट पे होते हैं, पाकिस्तान की विजिट पर होते हैं, तो यही इंटरप्रेट करती हैं। मेरी मुराद है गुरदीप चावला जी से। वो आज हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाई हैं। गुरदीप चावला जी, आपका हमारे स्टूडियो में खैर मकदम है, स्वागत है। शुक्रिया। आप बराक ओबामा साहब के लिए इंटरप्रेट करती हैं। ये तो बहुत एक्साइटिंग बात है कि आप व्हाइट हाउस में और जहां भी वो जाते हैं, खास तौर से साउथ एशिया में, उनके लिए आप इंटरप्रिटेशन का काम करती हैं। तो सबसे पहले हम आपकी जुबानी, आपके तजर्बात जानना चाहेंगे कि उनके लिए इंटरप्रेट करना कैसा आपको लगता है? काफी एक्साइटिंग होता है हर बार, बड़ा एक नया तजुर्बा होता है हर बार, और नई चीजें सीखने को मिलती हैं, नई चीजें देखने को मिलती हैं, समझने को मिलती हैं, और हर दिन एक नया दिन होता है। और हम कहते हैं कि जो खबरें दुनिया को थोड़ी देर बाद में पता चलती हैं वो हमें कुछ पहले पता चल जाती हैं। कुछ पहले नहीं, बहुत पहले वहीं खबर वहीं से ओरिजिनेट वहीं से शुरू करते हैं, हम खबरें पहुंचाते हैं। जी, हम मीडिया वाले भी बाद में जानते हैं वो खबरें। आपको सबसे पहले आपने बराक ओबामा साहब के लिए कब इंटरप्रिटेशन शुरू किया? आपका पहला तजुर्बा अमेरिका जाने के बाद से? तजुर्बा मेरा बराक ओबामा साहब के साथ मेरा 2010 में हुआ था, जब वो पहली विजिट पर इंडिया आए थे 2010 नवंबर में। तो हम लोग पहले गए थे बॉम्बे, और बॉम्बे से फिर दिल्ली आए थे। तो जो भी उनकी मीटिंग्स हुई उस समय उनके साथ थी मैं। तब हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। तो उस वक्त के तजुर्बात कुछ आप शेयर करेंगी? जी, उस समय यही था कि मेरी पहली विजिट थी, और इतनी जरूरत उस समय पर हमें नहीं जरूरत पड़ती इंटरप्रिटेशन की, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब खुद अंग्रेजी बोलते थे, लेकिन मैं वहां पे सपोर्ट के लिए साथ में थी। और जितनी भी मीटिंग्स हुई उनके बिजनेस के साथ, बिजनेसमैन के साथ, या बाहर टाउन हॉल मीटिंग्स हुई, उसमें मेरा थोड़ा हिस्सा रहा। और एक नई दुनिया देखने को मिली। मैं पहले दिल्ली से ही हूँ, अमेरिका जाने से पहले मैं दिल्ली में रही हूँ, तो अलग से लगा यहाँ पर कि आए तो लगे कि सड़कें बिल्कुल खाली हैं, धुली हुई हैं, बिल्कुल जैसे अभी किसी ने वॉश की हो, और कोई भीड़ भाड़ नहीं, कुछ नहीं आसपास, बिल्कुल नया सा लगा, जैसे कि हम बिल्कुल वेस्टर्न कंट्री में ही बैठे हों, ऐसा लगा। बहुत अच्छा लगा उस समय आकर के, और एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिला यहाँ पर सबको। चलिए, पहले देखने वाली और अब के तजुर्बात, जब मोदी साहब हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने उसके बाद कई मुलाकातें हुई बराक ओबामा से उनकी, और काफी मोदी और ओबामा की मुलाकात चर्चा में रही, और आप एक सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी हैं उस चर्चा की कि दोनों के लिए इंटरप्रिटेशन का काम करती हैं। एक तो एक तमाम जो हम लोग मीडिया वाले भी और तमाम व्यूअर्स भी, केमिस्ट्री की बात होती है हमेशा मीडिया में कि बराक ओबामा और नरेंद्र मोदी साहब की केमिस्ट्री बड़ी जबरदस्त है। क्या वाकई इतनी जबरदस्त केमिस्ट्री लगती है? जी, मैं तो कहूंगी है, बहुत जबरदस्त केमिस्ट्री है इनकी। दोनों ऐसे मिलते हैं जैसे दो दोस्त होते हैं। हमेशा यही सुनने में आया, मुझे देखने में भी यही आया कि दोनों बिल्कुल अच्छे फ्रेंड्स की तरह, दोनों अच्छे दोस्तों की तरह मिलते हैं। जब भी देखा उनको, कि आपने प्रेस में देखा होगा कि एकदम गले मिलकर मिलते हैं। और ऐसे लगता ही नहीं है कि दो कंट्री हेड्स हैं, ऐसे लगता है जैसे पुराने बिछड़े हुए दोस्त मिले हों। ऐसा सबसे पहले बराक ओबामा साहब और मोदी साहब की मुलाकात जब हुई न्यूयॉर्क में, जहां तक हम लोगों को याद है, तो न्यूयॉर्क में आप ने अब तब इंटरप्रेट कर रही थी? जी, मैं उससे न्यूयॉर्क में मोदी जी के लिए मैंने पहले इंटरप्रेट किया था, ओबामा से भी पहले मैंने उनके लिए इंटरप्रेट किया था मेडिसन स्क्वायर गार्डन में। जी, 18,000 लोग उनको देखने के लिए आए थे, उनके भाषण सुनने के लिए आए थे। बहुत ज्यादा चहल पहल थी, लोगों के मन में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट थी कि मोदी साहब आ रहे हैं, और यहाँ पे बहुत जबरदस्त भीड़ इकट्ठी थी वहां पर, और टिकटें नहीं मिल रही थी अंदर जाने के लिए। उससे पहले भी, इनफैक्ट 2 दिन पहले मुझे उनके लिए यूनाइटेड नेशंस में इंटरप्रेट करने के लिए बुलाया गया था। मोदी साहब की मेडन स्पीच थी जो कि उन्होंने हिंदी में दी। तो मुझे इंडियन एम्बेसी से कॉल आया था कि आप वहां पे आके उनके लिए इंटरप्रेट कर सकती हैं। तो मैं एक दिन पहले वहां पहुंची, और फिर वहां जाके मैंने उनके लिए इंटरप्रेट, एकदम लास्ट मिनट कॉल आया था। आप काम तो करते हैं यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के लिए, लेकिन हिंदुस्तानी जो साइड है उसने भी ये चाहा कि आप ही उनके लिए इंटरप्रेट करें। कहते हैं ना कि जब दिल है हिंदुस्तानी, तो वही बात मेरे साथ हुई कि मुझे नहीं मालूम था कि मुझे इंडिया से फिर से कॉल आएगा। मैं पहले इंडिया के लिए भी इंटरप्रेट कर चुकी हूँ, लेकिन जब मुझे वहां एम्बेसी से कॉल आया कि आप मेडिसन स्क्वायर गार्डन में इंटरप्रेट करने वाली हैं, तो क्या आप हमारे लिए भी यूनाइटेड नेशंस। कैसा माहौल लग रहा था आपको मेडिसन स्क्वायर गार्डन में? जो मोदी साहब की स्पीच थी और जो प्रोग्राम था उसके लिए हिंदुस्तान में मीडिया में इतनी खबरें आ रही थी, हम लोग यहाँ कवर कर रहे थे, उस पर कमेंट्री कर रहे थे। आप उस तजर्बे को कैसे शेयर करेंगे? मतलब
बयान नहीं किया जा सकता है कि किस तरह का उस समय उस वक्त आप उसमें पार्टिसिपेंट भी और इंटरप्रेट भी कर रही थी। जी, मैं पार्टिसिपेंट उससे पहले यूनाइटेड नेशंस में मैंने उनके लिए इंटरप्रेट किया था, लेकिन 2 दिन के बाद जब मेडिसन स्क्वायर गार्डन में उन्होंने भाषण दिया अपना, तो उस समय 18,000 से ऊपर लोग अंदर बैठे थे और करीब 2-2.5 हजार लोग बाहर टाइम स्क्वायर पे उनको लाइव देख रहे थे। जी। और उनकी स्पीच तो आपको मालूम है कि वो कभी लिख करके स्पीच नहीं देते हैं, पढ़ी हुई स्पीच नहीं देते हैं उनकी, वो अपने दिल से बोलते हैं मोदी जी, तो उनका तो मालूम नहीं कि अभी क्या बोलने वाले हैं। सो ठीक है, आपने हेडफोन लगाए और आप उनको सुनना शुरू हो गए, लेकिन इतनी चहल पहल थी, दुनिया के तमाम न्यूज चैनल वहां पहुंचे हुए थे, CNN से लेके आपके इंडियन चैनल्स और BBC और एवरीबडी, हर कोई वहां पर था। और इंटरव्यूज चल रहे थे वहां पे आने से पहले, और क्या जो कल्चरल शोज थे वो सब मतलब देखने लायक चीज थी। मतलब बयान करना मुश्किल है उन चीजों को, लेकिन बहुत जबरदस्त, एकदम एक जैसे एक बुखार था सबके अंदर कि हाँ हमें देखना है, एकदम मोदी जी आ रहे हैं, क्या नई चीज होने वाली है यहाँ पर। काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस में भी मोदी साहब ने अपनी स्पीच दी थी, और वो बहुत लंबी स्पीच थी वो, तो उसको भी आपने जी काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस में उन्होंने स्पीच थोड़ी छोटी दी थी, लेकिन उनके साथ उनको सवाल किए थे। फॉरेन प्रेस ने काफी सवाल उनसे पूछे थे फॉरेन पॉलिसी के बारे में और चीजों के बारे में, तो उनको जो सवाल पूछे गए थे वो मैंने अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किए थे। और उससे पहले जो सबसे बड़ी स्पीच थी उनकी, मैं कहूंगी मैंने आज तक के लिए इंटरप्रेट की है उनके लिए, वो यूनाइटेड नेशंस में थी। और वो थी पहले उनकी जी जो 45 मिनट की स्पीच थी। और उसके बाद नहीं, एक्चुअली आई स्टैंड करेक्टेड, जो वहां पे उन्होंने मेडिसन स्क्वायर गार्डन में दी वो 1 घंटा 2 मिनट की स्पीच थी, वो सबसे लंबी स्पीच वो चली थी उनकी। लेकिन यूनाइटेड नेशंस में जो था वो तत्व बहुत ज्यादा था। मैंने उनको पहली बार मेडन स्पीच वो वहां पे दे रहे हैं, एक पूरे वर्ल्ड उनको वॉच कर रहा है, और फिर वो भी हिंदी में और सुर्खियों में। कैसा इम्पैक्ट आपने पाया जब हिंदी में स्पीच दी मोदी साहब ने यूनाइटेड नेशंस में, तो और आप इंटरप्रेट कर रहे थे, उसका क्या इम्पैक्ट हिंदी में स्पीच देने का खास तौर से? आम लोगों ने तो इसका बहुत ज्यादा वेलकम किया था, इस बात का कि बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देखिए आप देखिए तमाम कंट्रियों में आप देखिए, चाहे वो जर्मनी हो, फ्रांस हो, रशिया हो, उनके सभी जो सदन हैं उन सबको सभी को जो है अंग्रेजी अच्छे से आती है, लेकिन वो अपनी हिंदी में बोलना चाहते हैं, अपनी जबान में बोलना चाहते हैं। इसी तरह से मोदी जी को भी अंग्रेजी आती है, चाहे तो वो बोल भी सकते हैं, लेकिन उन्हें यही प्रेफरेंस उन्होंने दी कि मैं अपनी जबान में बोलूं, और उसका हर एक ने इसको बहुत ज्यादा वेलकम किया था। और मुझे लगा कि बहुत एक अच्छी पहल थी। मेरे ख्याल में इससे पहले भी अटल बिहारी वाजपेयी जी पहले थे जिन्होंने कि हिंदी में दी थी, उनके बाद इन्होंने दी, तो बहुत अच्छी शुरुआत हुई यहाँ पे काफी सालों के बाद। और कुछ लोगों ने इसको क्रिटिसाइज किया था कि शायद वो अगर अंग्रेजी में बोलते तो ज्यादा बेहतर होता एंड ऑल दैट, तो वो तो हर एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, पर मुझे लगा कि एक अच्छी पहल थी। और इससे हमने अपनी दुनिया में एक दस्तक दी हमने खुद, कि देखिए हमारी कंट्री जो है, हम लोग इतना कुछ कर रहे हैं लेकिन अपनी जबान में फिर भी बोलना चाहते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करने में हमें इसमें कोई हिचक नहीं है। यानी एक अच्छी शुरुआत, बहुत अच्छी शुरुआत है इसको। जब पहली बार व्हाइट हाउस में मुलाकात हुई बराक ओबामा और नरेंद्र मोदी की, तो आप वहां पर मौजूद थी। उस मुलाकात को कैसे आप बताना चाहेंगे? पहली मुलाकात थी प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद, और वही क्योंकि इससे पहले कई सवालात उठ रहे थे, ओबामा रेजीम में भी कई सवालात उठाए गए थे, और दोनों की मुलाकात, कैसा रिएक्शन था दोनों पर? जैसे मैंने कहा कि इन दोनों में एक अजीब केमिस्ट्री है, कि ऐसे लगता है जैसे कि पुराने दोस्त हैं। जैसे ओबामा ने जब उनसे मिले, दोनों काफी हम्बल बैकग्राउंड से, शायद इसलिए भी। और ओबामा ने जब उनसे मिला तो सबसे पहली बात कही थी केम छो, जो कि एक बड़ी अजीब और हर एक को हैरान कर देने वाली बात थी कि एक गुजराती में एक अमेरिकन प्रेसिडेंट ने, जो हमेशा अंग्रेजी बोलता है, कैसे बोला, लेकिन दैट वाज लाइक बहुत ही बड़ी जबरदस्त वेलकम एक उनका जेस्चर था, और जो थोड़े हैरान कर देने वाला था सबको। और उसके बाद से बिल्कुल ऐसे लगा जैसे दो दोस्त, पुराने दोस्त हों, बड़ी पहचान है, इस तरह से मिले वो लोग, बातचीत हुई और आगे बढ़ा कारवां। जी। उसके बाद आप G20 समिट में भी आपने इंटरप्रिटेशन किया और आपने पार्टिसिपेट किया, और उसको आप किस तौर पे देखती हैं जो ब्रिस्बेन में हुआ G20 समिट, उसमें जो बातें हुई बराक ओबामा साहब और मोदी साहब? G20 में मैं एक्चुअली इंटरप्रेट कर रही थी कनाडा के लिए। तो अच्छा, आप कनाडा के लिए वहां पे मौजूद थी? वहां पे जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर स्टीफन हार्पर, जी स्टीफन हार्पर उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे, तो उनकी गवर्नमेंट ने मुझे बुलाया। कनाडा की गवर्नमेंट आपको ले गई? जी, वो लेकर गई थी। क्योंकि इसके लिए आपको कोई मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता कि अगर जैसे आप US डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के लिए हैं, आप US
यूएस सिटीजन भी हैं अभी, और हिंदुस्तान आपको हायर करना चाहता है या कनाडा आपको हायर करना चाहता है अपने इंटरप्रेटर के तौर पे, तो आपको क्या दिक्कतें पेश आती हैं या आसानी से ये हो जाता है? जी, दिक्कत इसमें कोई पेश नहीं आती क्योंकि मैं फुल टाइम इंटरप्रेटर नहीं हूं उनके लिए, तो इसलिए मैं अपना फ्रीलांस पे काम कर रही हूं। इसलिए मुझे इस बात की आजादी है कि मैं अगर इंटरप्रेट करना चाहूं तो मैं उनके लिए कर सकती हूं। अगर आपस में दोनों गवर्नमेंट्स को, सरकारों को अगर बात करनी पड़े तो शायद वो लोग आपस में बात करके मेरे लिए उसका अरेंजमेंट करते हैं, लेकिन मुझे अपनी तरफ से कुछ कभी कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई है। जी जी जी। जॉनकारी साहब की भी विजिट हुई थी हिंदुस्तान में, वाइब्रेंट गुजरात जी के इसी साल जनवरी में। तब उसके बारे में तो हम जानना चाहेंगे कि आप ये जॉनकारी हो यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हो या उससे ऊपर के लोगों के लिए ही आप इंटरप्रेट करती हैं, लेकिन तब आपकी जाती जिंदगी में यानी पर्सनल लाइफ में बहुत टर्मोइल चल रहा था। आपको शायद आपके फादर की डेथ हुई थी, कैसे, क्योंकि आपका जो पर्सनल ट्रॉमा था उससे आप गुजर रही थी, वही वक्त था जब आपके फादर की डेथ हुई थी और आपको मुस्कुराते हुए इंटरप्रेट भी करना था उसी दरमियान। तो कैसे, कितना बड़ा चैलेंज आपको लगा कि वो इंटरनेशनल असाइनमेंट को पूरा करना, और चेहरे पे मुस्कुराहट के साथ आप अंदर से कहीं ना कहीं से एक दुखी हैं? अंदर से आप टूट जाते हैं जब आपके पेरेंट्स में से कोई भी आपको छोड़कर चला जाए अचानक, और मेरे लिए बहुत ही सडन था, ये बहुत अचानक हुआ। मेरे फादर को अचानक हमें पता चला कि उनको कैंसर है, लास्ट टर्मिनल स्टेज में, हमें सिर्फ 5 दिन का टाइम था और मैं वहां उनके बेड साइड पे आईसीयू में बैठी हूं और अचानक पता चलता है कि ही इज नो मोर। और वो था 2 जनवरी को, और 8 जनवरी को मुझे कैरी साहब के साथ जाना था वाइब्रेंट गुजरात के लिए, गुजरात में असाइनमेंट के लिए। लेकिन आपको करना है सो करना है, आप ये नहीं कह सकते कि नहीं, अब मेरे घर में एक पर्सनल ट्रेजेडी चल रही है तो मैं तो प्रोफेशनल लाइफ को नहीं देख सकती हूँ। तो ठीक है, हमने उनका जो भी सर्विसेज थी, जो भी हमने उनका भोग वगैरह जो भी डालना था वो हमने थोड़ा जल्दी किया, 5वें दिन में हमने पूरा किया। और उसके बाद सीधे मैं गुजरात गई और मैंने इतना किया कि 1 दिन पहले, असाइनमेंट शुरू होने से सिर्फ 1 दिन पहले मैंने अपने आप को होटल के कमरे में बंद कर लिया था, ताकि मैं दुनिया से बिल्कुल अलग हो जाऊं, जो मेरी पर्सनल लाइफ में जो चल रहा है वो मुझे बिल्कुल बॉदर नहीं करे। और अपने कमरे में बंद, बिल्कुल टेलीफोन बंद, इंटरनेट कुछ नहीं, सिर्फ मैं और मेरी किताबें मेरे साथ थी। और अपने आप को मैंने मेडिटेट किया, अपने आप को कंपोज किया और उसके बाद मैंने अपने आप को तैयार किया, एकदम कहते हैं अपने आप को रिजुविनेट किया कि मैं इस असाइनमेंट के लिए तैयार हूं। बिकॉज इन असाइनमेंट्स में आप जरा भी चूके नहीं कि इंटरनेशनल न्यूज बन जाती है ये, और फिर ये 2 मुल्कों के बीच की बात है, आप उसमें जरा भी चूक नहीं कर सकते। एक अल्फाज भी आपने अगर गलत बोल दिया तो उसके साथ 2 कंट्रीज के बीच में जो रिलेशन है वो स्पॉइल हो सकते हैं। इसलिए बहुत ही अहम चीजें होती हैं, बहुत अहम असाइनमेंट्स होती हैं, इसमें आप अपनी निजी जिंदगी को, प्राइवेट लाइफ को कुछ नहीं ला सकते हैं बीच में। यानी बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज था ये मेरे लिए। और उसके बाद कुछ ही दिनों के बाद ओबामा साहब यहाँ आ रहे थे, जनवरी कुछ ही दिनों के बाद ओबामा साहब आने वाले थे, 26 जनवरी को 25 जनवरी को हम 25 वो यहाँ आए भी 25 जनवरी, उस पर हम बातचीत करेंगे आपसे। फिलहाल हमारे प्रोग्राम में वक्त हो गया है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आएंगे तो गुरदीप चावला जी से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। फौरन हाजिर होते हैं। बहुत बहुत बधाई हो, आपने अपने बच्चों को पोलियो से बचा लिया। लेकिन जब तक दुनिया में पोलियो का एक भी केस है, पोलियो का खतरा बना हुआ है। इसीलिए अब सरकार देश में पोलियो इंजेक्शन की शुरुआत कर रही है, ताकि आपके बच्चे को मिले डबल सुरक्षा। याद रहे, पोलियो की 3री खुराक के साथ जरूर दिलवाएं पोलियो का इंजेक्शन। अधिक जानकारी के लिए अपने पास के स्वास्थ्य केंद्र, एएनएम या आशा दीदी से संपर्क करें। ब्रेक के बाद समय न्यूज नेटवर्क में आपका फिर खैर मकदम है, स्वागत है। हम बात कर रहे हैं गुरदीप चावला जी से, हमारे खास प्रोग्राम एक मुलाकात में। गुरदीप चावला जी बराक ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, या यूं कहें कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के लिए इंटरप्रेटर का काम करती हैं, और खास तौर से बराक ओबामा और नरेंद्र मोदी के दरमियान जो बातचीत होती है उसके इंटरप्रिटेशन के लिए ये अपनी पहचान रखती हैं। गुरदीप चावला जी, आप हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान में भी आपने इंटरप्रिटेशन का काम किया है, और खास तौर से हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में आपने काम किया है। 6 साल आपने काम किया, 1990 से लेकर 1996 तक, अमेरिका जाने से पहले तक। क्या डिफरेंस पाती हैं? हिंदुस्तान में आपने पॉलिटिशियंस के लिए पार्लियामेंट में इंटरप्रेट किया है और अब आप जाकर इंटरनेशनल असाइनमेंट पर हेड ऑफ द नेशंस के लिए इंटरप्रेट करती हैं।
क्या दोनों में डिफरेंस पाती हैं? मैं काफी इसका क्रेडिट जो है अपने इंटरप्रिटेशन की सक्सेस का, जो भी मुझे तरक्की मिली है उसका काफी क्रेडिट मैं पार्लियामेंट को देती हूँ, क्योंकि मुझे ट्रेनिंग सारी जो है वो लोकसभा से मिली। लोकसभा सेक्रेटेरिएट में मेरी पहली नौकरी थी इंटरप्रेटर के तौर पे, और वहां पे हमारे जो सीनियर्स थे काफी अच्छी उन्होंने हमें ट्रेनिंग दी। उनका बहुत ज्यादा मैं आज भी उनको तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी, और उसी की वजह से आज मैं जो हूँ डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट में, उन्होंने मुझे इस बात की पहचान दी है। लेकिन जो पूछते हैं कि आपकी फर्क क्या है वहां पर और यहाँ पर, देखिए यहाँ पर हम बैठ के पार्लियामेंट के लोकसभा के हाउस के अंदर बैठ के इंटरप्रेट कर रहे थे। 545 मेंबर ऑफ सब पार्लियामेंट थे, इंक्लूडिंग द मिनिस्टर्स एंड एवरीबॉडी, और साथ में फॉरेन प्रेस थी और जो भी डेलीगेट्स हैं उनके स्पेशल लॉबी में बैठे हैं। तो वो एक अलग सिनेरियो है। लेकिन जब हम व्हाइट हाउस में बैठ के इंटरप्रेट करते हैं या प्रेसिडेंट के साथ कहीं और जाते हैं या टाउन हाउस मीटिंग में जाते हैं, वो एक बिल्कुल आप उनके नेक्स्ट करीब बैठ के, जैसे अभी ओबामा साहब जब आए थे 25 जनवरी 26 जनवरी को, तो मैं उनकी बिल्कुल लेफ्ट हैंड पे साथ में बैठ के उनके टेबल पे, सेम टेबल पे इंटरप्रेट कर रही हूँ। तो वो थोड़ा एक अलग फीलिंग आती है आपके अंदर। आप बिल्कुल हेड ऑफ स्टेट के साथ बैठी हैं और एक इंटरनेशनल सीनेरियो में है। आपका, जैसे मैंने पहले कहा कि हर अल्फाज का एक मतलब होता है, पूरी मीडिया का फोकस भी आप ही के ऊपर होता है, क्योंकि आप ओबामा के लफ्ज को कहीं ना कहीं से पूरी दुनिया उस वक्त इस समय सुन रही है। आप ओबामा के बिल्कुल साथ बैठी हैं, तो जब ओबामा पे फोकस पड़ रहा है तो आपको नेचुरली साथ में फोकस पड़ रहा है। तो आप पूरी दुनिया की लाइमलाइट में हैं। एक वो चीज, दूसरी चीज की आपने जो भी वर्ड इंटरप्रेट किया उसको कितने तरीकों से सुना जा रहा है। आई मीन आप एक बहुत ज्यादा क्रिटिकल आई में आ जाते हैं कि किसका क्या मतलब निकल सकता है, हर कोई उसका अलग इंटरप्रिटेशन निकाल सकता है। तो आपको बहुत सोच समझ के, बहुत सोच विचार करके फिर बात करनी पड़ती है, बोलना पड़ता है। और इसमें काफी स्किल्स और होती हैं। मतलब पार्लियामेंट में हमने ज्यादातर साइमल्टेनियस मोड में किया इंटरप्रिटेशन, जो बोल रहे हैं आप लाइव उसके साथ साथ बोल रहे हैं। लेकिन जब हम बायलैटरल टॉक्स में बैठते हैं, इंडिया वर्सेज यूएस, तो जो ओबामा बोल रहे हैं तो उसको वो बोलेंगे, उसके बाद वो पॉज देंगे और उसके बाद मैं इंटरप्रेट करूंगी, जिसको हम कहते हैं कंसेक्यूटिव मोड ऑफ इंटरप्रिटेशन। तो उनको रुकना पड़ता है 2 मिनट के लिए, और जो उन्होंने 2 मिनट में बोला है वो मैं इंटरप्रेट करती हूँ, फिर वो अपनी बात कहते हैं, फिर मोदी जी बोलते हैं, उनकी इंटरप्रेटर बोलती हैं, और फिर उसके बाद इसका जवाब हमारी तरफ से आता है। तो ये मोड ऑफ इंटरप्रिटेशन भी फर्क हो जाता है, कंसेक्यूटिव वर्सेस साइमल्टेनियस। जी, ओबामा साहब 26 जनवरी को हमारे यहाँ गेस्ट थे, हमारे जो 26 जनवरी का फंक्शन था। आप उनके इस दौरे के बाद से आप हिंदुस्तान और अमेरिका के रिश्तों में कितनी गहराई पाती हैं? क्या रिश्ते वाकई बेहतर हुए हैं जिस तरह से हम लोगों को मीडिया में बातें पता चलती हैं? आप हिंदुस्तान और अमेरिका के रिश्तों को, संबंधों को कैसे देखती हैं? मुझे लगता है कि हमारे रिश्ते पहले भी आप सबसे करीब और सबसे बेहतर तरीके से बता सकती हैं। जी बेहतर इस तरह कि मुझे लगता है कि शुरू से ही अमेरिका और इंडिया के काफी सालों से रिश्ते काफी गहरे हो रहे थे। इवन डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम से भी हम देखते हैं कि काफी कुछ इसमें उन्होंने इनिशिएटिव लिया और काफी रिश्ते आगे बढ़े हैं। और वही चीज मुझे लगता है कि मोदी साहब ने थोड़ा और आगे बढ़ करके और ज्यादा बढ़ाए हैं रिश्तों को हिंदुस्तान और अमेरिका के साथ। और जहां तक कि ट्रेड की बात है, आप देखते हैं कि ट्रेड बहुत बड़ा है। मल्टीनेशनल कंपनीज काफी ज्यादा इंडिया में आने लगी हैं, इंटरेस्ट बढ़ा है उन लोगों का, वो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं। इनफैक्ट जब हम बात कर रहे थे CFR काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस की, इसी तरह से US इंडिया बिजनेस काउंसिल है वहां पे अमेरिका में, और उन्होंने पहली ही मीटिंग में उन्होंने कहा था कि हम 42 करोड़ का आपको देना चाहते हैं बिजनेस, एक पहली मीटिंग के बाद में। तो आप सोचिए कि कितना इम्पैक्ट होता है जब मोदी जी किसी भी कंट्री में जाते हैं और जाके वो अपनी पब्लिक मीटिंग्स करते हैं, या US इंडिया बिजनेस काउंसिल में जाके बात करते हैं, CFR में जाके बात करते हैं, तो उसका बहुत जबरदस्त असर पड़ता है। जितना एक्साइटमेंट यहाँ की मीडिया या यहाँ के लोगों में नजर आता है जब मोदी जी अमेरिका विजिट पर जाते हैं, या बराक ओबामा साहब हिंदुस्तान आए, तब क्या वहां के लोगों में भी, अमेरिका के लोगों में भी वहां का जो CEO का क्लास है, जिनसे हम उम्मीद करते हैं कि वो हिंदुस्तान में इन्वेस्टमेंट करेंगे, उनमें कितना उत्साह, कितना एंथुसियाज्म दिखाई देता है? देखिए, मैं कहूंगी कि वहां पर इससे भी ज्यादा एंथुसियाज्म दिखता है। यहाँ पे मुझे नहीं मालूम कि कितना पहले शुरू होता है, लेकिन वहां मोदी जी के आने से काफी महीने पहले तैयारियां शुरू हो जाती हैं। ये मोदी जी ने आना है तो दुनिया भर को वहां पे ईमेल्स पहुंच जाएंगी, लोगों के शुरू हो जाएंगे, हम स्पॉन्सरशिप लेना चाहते हैं, और लोगों को स्पॉन्सरशिप्स मिलती नहीं है। बट देयर इज अ लाइन फॉर दैट कि कौन स्पॉन्सरशिप किसे मिल सकती है, और काफी तैयारियां होती हैं। काफी लोग वहां पे आगे आके वॉलंटियर करते हैं, काफी इसके लिए एजेंसी सेटअप की जाती हैं, फोरम्स बनते हैं, तैयारियां होती हैं, और काफी रिहर्सल्स होती हैं उनके लिए। तो बहुत ज्यादा एंथुसियाज्म और ज़ील देखी जाती है लोगों के बीच में। मुझे लगता है कि इंडिया से ज्यादा जो अमेरिका में लोग हैं, मैंने कनाडा में जो देखा है लोगों में बहुत ज्यादा एंथुसियाज्म है। लोग
इंतजार करते हैं कि कब वो जी। कनाडा की बात आपने की, कनाडा और हिंदुस्तान के रिश्तों पर भी आप अच्छी रोशनी डाल सकते हैं, क्योंकि आपने कनाडा के पीएम स्टीफन हार्पर के लिए भी आपने इंटरप्रिटेशन की है। तो जब मोदी जी कनाडा गए थे और तो तब आप इंटरप्रिटेशन का काम कर रही थी। हिंदुस्तान और कनाडा के रिश्तों को आप कैसे देखती हैं मोदी जी की विजिट के, अगर हम इस पर्सपेक्टिव में देखें तो? मुझे लगता है कि कनाडा के साथ इंडिया के रिश्ते पहले से ही काफी अच्छे थे। जी जी। और अब जरा और ज्यादा गहराई में आ गए हैं, क्योंकि मोदी जी ने 3 दिन का दौरा किया था। जी जी। अप्रैल की आई थिंक 13, 14, 15 को उन्होंने वहां पे कनाडा में शुरू किया था ऑटवा से, और ऑटवा के बाद फिर टोरंटो और फिर वैंकूवर में गए। और वहां की उन्होंने न सिर्फ लोगों से मिले, वहां के आवाम से मिले, बल्कि जाके उन्होंने गुरुद्वारा में जाके मत्था टेका, मंदिर में गए, वहां के सब लोगों से मिले। और स्टीफन हार्पर उनके साथ थे, स्टीफन हार्पर की वाइफ फर्स्ट लेडी उनके साथ थी। तो लोग उनके साथ ऐसे, और मोदी जी तो इट्स लाइक पब्लिक मैन है। जब लोग आएंगे सामने, हम आपके साथ सेल्फी लेना चाहते हैं, लाइक ओके लीजिए तो मतलब लोगों को दिल जीतने वाले इंसान है वो वहां पर पे भी। तो काफी ज्यादा मुझे लगती है उनके रिश्तों में काफी गहराई और बढ़ी है। और ट्रेड आपने देखा होगा कि बढ़ा है, और जो भी उनकी पॉलिसीज हैं किस तरह से नई उनमें बदलाव आए हैं, आपने पूरे मीडिया में देखा है। चूंकि आप तो करती हैं इंटरप्रिटेशन डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट अमेरिका के लिए, लेकिन इंटरप्रिटेशन करते करते मोदी जी भी कहीं ना कहीं से आपको एक अच्छी पहचान देने लगे हैं, और मोदी जी से आपकी भी कुर्बत हो गई है। मोदी जी के साथ आप जब बैठती हैं उनके फ्लाइट में, एयरफोर्स 1 में, या फिर कहीं उनके साथ बातचीत होती है, तो पर्सनल लेवल पे आपको कैसा लगता है कि मोदी जी मतलब, क्योंकि जानने के हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, लगता है कि जाती जिंदगी में वो पर्सनल लाइफ में कैसे हैं, कैसा बिहेव होता है उनका, क्या होता है? देखिए, हम एज ए प्रोफेशनल हम लोग किसी से ज्यादा करीबी बात तो कर नहीं सकते हैं। तो ठीक है, मेरा काम इंटरप्रिटेशन करने का है। और आपका इंटरप्रिटेशन इतना पसंद आया कि मोदी जी भी जब कहीं अमेरिका या कनाडा या ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो आप चाहते हैं कि वो आप ही का इंटरप्रेटर। मुझे यूनाइटेड नेशंस में मौका मिला उनके लिए इंटरप्रेट करने का, जो कि मैं शायद अगर एज ए अमेरिकन सिटीजन में उनके लिए नहीं कर सकती थी। और उन्होंने एक दफा, मुझे एक बात अच्छी लगी थी कि जब हम कनाडा में इंटरप्रेट करने गए थे, तो मुझे ऑटवा से टोरंटो जाने के लिए एयर इंडिया 1 में, एयर इंडिया 1 प्राइम मिनिस्टर मोदी का अपना प्लेन है, उसमें बैठने का मौका मिला, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर हार्पर कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं और प्राइम मिनिस्टर मोदी दोनों को आपस में बात करनी थी, तो मुझे इंटरप्रिटेशन के लिए साथ में बैठाया गया। तो उस वक्त पे मोदी जी जैसे कि गर्वान्वित महसूस किए कि उन्होंने हार्पर साहब से कहा कि शी इज फ्रॉम इंडियन पार्लियामेंट, इतना बोला उन्होंने, ये हमारी पार्लियामेंट से इंटरप्रेटर हैं। एंड हार्पर साहब ने उनको ऐसे देखा कि नहीं, इनको तो हमने हायर किया है ये हमारे इंटरप्रेटर हैं। तो फिर मैंने बताया कि नहीं, मेरी ट्रेनिंग सब पार्लियामेंट में हुई है, उसका मैं काफी ज्यादा क्रेडिट पार्लियामेंट को देती हूँ और हमारे सीनियर्स को देती हूँ। तो उनमें ये है कि वो पहचानते हैं, अगर आपको देखा है उन्होंने इंटरप्रिटेशन करती है, उनको पसंद आई है, तो आपको उस बात का क्रेडिट देते हैं। जी जी। अब अभी जो 2015 का जो यूएन जनरल असेंबली रहा, उसमें भी आपने इंटरप्रिटेशन किया। जो पहली मर्तबा मोदी साहब गए थे यूएन जनरल असेंबली में, जो स्पीच हुई थी, और फिर उसके बाद वो मेडिसन स्क्वायर गार्डन में काफी हाइप था। इस मर्तबा दोनों मर्तबा आपने इंटरप्रिटेशन किया, आप क्या फर्क पाया आपने? मैंने दूसरी बार जो इंटरप्रिटेशन किया, मैंने बायलैटरल टॉक्स में किया था, और पहली दफा जो मैंने किया था उनकी पूरी स्पीच की थी। तो ये था कि इस वक्त जो है उनकी एक्सपेक्टेशन लेवल जो है वो काफी ज्यादा बढ़ा हुआ था। लोग उम्मीद कर रहे थे कि हाँ, मतलब दूसरी दफा आ रहे हैं तो क्या नया पाएंगे, और लोगों को वो मिला। क्योंकि मोदी जी ने ये नहीं कि अपनी वही रटी रटाई को स्पीच दे दी, उन्होंने उसमें कुछ नयापन था, काफी कुछ नया था, काफी उनकी जो पॉलिसीज उन्होंने चलाई हैं और किस तरह से वो आगे बढ़ना चाहते हैं, उस सब के बारे में भी चर्चा हुई। तो लोगों को काफी पसंद आया। किसी ने ऐसा नहीं कहा कि ये तो वही बात जो हमने पिछले साल सुनी, तो वही बातें हैं, ये तो कोई पोल्स के बारे में टॉक है, ऐसा कुछ नहीं लगा हमें। आपने पेरिस में जब एनवायरनमेंट को लेके जो नवंबर में जो कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें भी आप मौजूद थी। आपने, एक तो हम बातचीत ये करेंगे कि वहां पर भी ओबामा साहब और मोदी साहब की मुलाकात हुई, वो उन मुलाकात में किन टॉपिक्स पर बातचीत हुई, और उसके अलावा ये कि आप उसमें हिंदुस्तान का रोल कैसे देखती हैं, उस पूरे जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है या पूरा जो एनवायरनमेंट को लेकर जो समिट थी, उसमें हिंदुस्तान का क्या रोल आप कैसे देखती हैं उसको? मुझे लगता है कि क्लाइमेट चेंज में जो पॉलिसीज तैयार होनी थी, उसमें इंडिया का सबसे ज्यादा अहम रोल था, क्योंकि इंडिया और चाइना अगर अपना एमिशन कम कर देते हैं तो उसके साथ हमारी पॉलिसीज पे बहुत ज्यादा असर पड़ने वाला था। इसीलिए इंडिया के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस था, और ओबामा साहब भी इसीलिए मोदी जी के साथ बायलैटरल टॉक्स के लिए बैठे थे। और
क्योंकि हम लोगों को लग रहा था कि पूरी दुनिया की फोकस कहीं ना कहीं से हिंदुस्तान के ऊपर लोग उम्मीदें लगाए हुए थे हिंदुस्तान से बैठे थे कि हिंदुस्तान का क्या कदम होता है। कि देखिए, इंडिया जो है वो एक डेवलपिंग नेशन है, अभी भी विकासशील देश माना जाता है, और अमेरिका और बाकी कंट्रीज जो है वो ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्रीज हैं। उन्होंने इंडिया का ये पहलू था कि आप लोग ऑलरेडी जो भी आपने मिशन करना था आप कर चुकी हैं, लेकिन हम लोग अभी डेवलप कर रहे हैं। ओबामा साहब ने भी काफी तारीफ की जब मोदी साहब के स्टेप्स की, उनकी बात की जो उन्होंने एनवायरमेंट पर बोला। जी बिल्कुल। तो ये था कि मोदी साहब को ये था कि हम लोग आपके साथ हैं और हम भी क्लाइमेट चेंज में उतने ही हम फिक्रमंद हैं जितने आप लोग हैं, लेकिन हमें इस समय के इस वक्त पे जो चाहिए वो ये है कि हमारी कंट्री के लिए अगर कोल की जरूरत है, हमें इसकी जरूरत है, तो हम वो करेंगे। ये नहीं कि हम आप लोग जो काम पहले कर चुके और अब आप कहें कि अब एवरीबॉडी शुड हॉल्ट, हर कोई रुक जाए बिकॉज एमिशन कम करने की जरूरत है, तो वो हमारे लिए अभी मुश्किल होगा, हम उसको फेजेस में करेंगे। जी जी। तो उतना उन्हें अपनी बात मनवानी थी, ये नहीं कि सिर्फ वेस्ट ने कहा और उन्होंने मान लिया बात, ऐसा नहीं हुआ। तो मोदी जी उसी हद तक जाते हैं जितनी की वो कर सकते हैं, ये नहीं कि वेस्ट ने कहा या ओबामा जी ने कहा और उन्होंने कहा ठीक है हम हर चीज उनको ही मान लेंगे। ये चीज उनकी सबसे बड़ी एक एज अ लीडर बहुत बड़ी बात है जो मुझे बहुत ज्यादा कायल करती है। इस क्लाइमेट चेंज वाले मामले में चूंकि हम तमाम लोगों की नजर थी उस पर, ओबामा साहब और मोदी साहब की जो बातचीत है उसको आप कैसे देखती हैं? उसमें वाकई क्या जितनी उम्मीदें हम लोगों को हैं या दुनिया जितनी उम्मीदें कर रही थी भारत से, हिंदुस्तान से, उतनी उम्मीदें पूरी होती हैं कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद, समिट खत्म होने के बाद? ये तो एक एक्सपर्ट का ओपिनियन है जो मैं इसमें कमेंट नहीं करना चाहती हूँ, मुझे अलाउड भी नहीं है। अच्छा, लेकिन हाँ, मैं वहां पे क्या बातें हुई क्या नहीं, क्या बातों की बात मैंने कहा, आपको क्या लगता है, आप एज एन एनालिस्ट, चूंकि आप इंटरप्रिटेशन करती हैं तो कहीं ना कहीं से एनालिसिस भी करती हैं कि क्या हो सकता है, हिंदुस्तान का जो रोल रहा वो आगे क्या इम्पैक्ट डाल सकता है, मैं वो जानना चाह रहा हूँ। मुझे लगता है कि इंडिया का रोल बहुत बड़ा है, बहुत अहम है, और इंडिया ने जो कुछ किया बिल्कुल सही कदम उठाया है, अपनी बात मनवाई है और जिस हद तक हम मान सकते थे उतनी बात मानी भी है। जी जी। तो ये नहीं कि हम आपने कहा और हमने मान लिया, जितनी हद तक वो मान सकते थे सिर्फ उतनी ही मानी है। और उस बात की ओबामा साहब ने भी तारीफ की है कि हाँ आपने बिल्कुल रिजिडिटी नहीं दिखाई है, और उसके साथ साथ जितना आप कर सके उतना करके आपने इसे एक पॉलिसी का फॉर्म दिया है, पॉलिसी की शेप दी है, जो कि पूरी वर्ल्ड ने इसकी सराहना की है, तारीफ की है। जी। चलते चलते चूंकि वक्त की कमी है, कुछ पर्सनल सवाल। हिंदुस्तान आप आई हैं, कैसा आपको लग रहा है अपने मुल्क आकर? चूंकि अब तो आप अमेरिका में बस चुकी हैं, कितने दिनों पर आपको आने का मौका मिल जाता है हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान आकर कैसा आपको महसूस हो रहा है? ये अपना मुल्क अपना होता है, चाहे आप अमेरिका में रहें या कहीं पे भी रहें, दिल है हिंदुस्तानी। जैसे मैंने अपने शुरू में कहा कि अपना मुल्क हमेशा आके लगता है कि अपने घर आ गए आप, ऐसा ही लगता है मुझे हमेशा, चाहे मैं कितनी बार भी। और इस बार सबसे बड़ी बात थी कि मुझे एयर इंडिया से उड़ने का मौका मिला। एयर इंडिया ने डायरेक्ट फ्लाइट निकाली, जो कि हम 16 घंटे में यहाँ पहुंच गए सैन फ्रांसिस्को से यहाँ पे, सो बहुत अच्छा लगा। नॉन स्टॉप फ्लाइट थी और दिन के टाइम हम पहुंचे, और घर आकर हमेशा अपनी घर वापसी जैसी फीलिंग महसूस होती है। वही चाय का स्वाद, वही तंदूरी रोटियां, वही सरसों का साग, बहुत अच्छा लगता है आकर के। जी, बहुत बहुत शुक्रिया गुरदीप चावला जी, आप हमारे स्टूडियो में आई और हमारे खास प्रोग्राम एक मुलाकात में शामिल हुई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया जी। हमारा खास प्रोग्राम एक मुलाकात में अभी बस इतना है। आप समय न्यूज नेटवर्क को देखते रहिए। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत।